पुस्तकों का महत्व था, महत्व है और महत्व रहेगा। जय तो भारतम। साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे एक मुलाकात कार्यक्रम में। और हमेशा की तरह आज एक विशेष शख्सियत के साथ हम आपसे रूबरू हैं। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुदर्शन रत्नाकर। डॉक्टर सुदर्शन रत्नाकर साहित्य के क्षेत्र में बड़ा नाम है और अभी हाल ही में हरियाणा साहित्य अकादमी ने सूरदास आजीवन साहित्य सम्मान से सम्मानित किया है। तो मैं अपनी ओर से और अपने सभी दर्शकों की ओर से डॉक्टर रत्नाकर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार। सबसे पहले तो हरियाणा साहित्य अकादमी से सम्मानित होने पर और इतना बड़ा पुरस्कार मिलने पर आपको हार्दिक बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी एक तपस्या है, साधना है, और अगर कोई इसको रिकॉग्नाइज करता है तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा। जी, पर मैम आपके लिए कोई पहला पुरस्कार तो नहीं है। साहित्य अकादमी के कई सारे पुरस्कार आप ले चुकी हैं। जी बिल्कुल। इससे पहले मुझे श्रेष्ठ महिला रचनाकार का मिला था। इसके अतिरिक्त पुस्तक पर भी पुरस्कार मिल चुके हैं और कहानियों पर भी मिल चुके हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी से काफ़ी सारे अवार्ड जो हैं, सम्मान मुझे प्राप्त हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त भी और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हरियाणा साहित्य अकादमी से ये मिला है। बहुत बड़ा है, उनका आभार है। उन्होंने पहचान बनाई मेरी, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, अच्छी बात है, पर आदमी की पहचान तो उसका काम बनाता है। बिल्कुल, वो तो है ही है। ये एक संतुष्टि है थोड़ी सी कि चलो ठीक है, मैंने प्रयास किया, मेहनत की, थोड़ी बहुत सफल हुई, तो अगर उसका कुछ मुझे सम्मान मिला तो अच्छा लगता है। मनुष्य है, कुछ ना कुछ चाहता है, जी ज़्यादा नहीं जी तो जी। थोड़ी की इच्छा रहती है कि कुछ समाज या सरकार की ओर से भी सम्मान मिले। तो मुझे मिला, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, हर तरह से संतुष्ट हूँ मैं। जी, बहुत बड़ी बात आपने कही और ये बात भी आपकी सही है कि सम्मान हमें संतुष्टि तो देते ही हैं, लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ प्रेरणा भी देते हैं आगे निरंतर कार्य करने की। आप क्या कहती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, प्रेरणा भी देते हैं और एक थोड़ा सा जिम्मेवारी भी बढ़ाते हैं। पहले हम लिख रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें ये सम्मान मिला है तो हमें ये जागृत भी करते हैं, प्रेरणा भी देते हैं और हमारी जिम्मेवारी भी बढ़ाते हैं कि हमें और अच्छा काम करना है और आगे बढ़ना है। तो ये तो जी बात है। मैम, बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगा, साहित्य की थोड़ी सी हमने शुरुआत की है तो दर्शकों के दिमाग में एक छवि बन गई होगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो पारिवारिक सामाजिक परिवेश होता है, तो हमारे जी जी। चाहने वाले सबसे पहले यही जानना चाहते हैं कि डॉक्टर रत्नाकर किस परिवार में पैदा हुई, समाज कैसा था, उस समय की परिस्थितियां कैसी थी। तो मैं चाहूंगा एक बार अपने पारिवारिक परिस्थितियों और सामाजिक परिस्थितियों के ऊपर हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। हाँ जी बिल्कुल। मैं जिस परिवार परिवार से संबंध रखती हूँ वो शिक्षित परिवार था। हमारा परिवार पाकिस्तान से, यानी अविभाजित भारत से संबंध रखता है। तो मेरा परिवार विस्थापित यहाँ कष्ट सहता हुआ, विभाजन की जो त्रासदी थी, उन कष्टों को सहते हुए हम यहाँ आए, पानीपत में स्थापित हो गए। मेरे परिवार में, हमारा परिवार संयुक्त परिवार रहा है। मेरे दादाजी बहुमुखी प्रतिभावान थे। वो गायक थे, उसके साथ साथ कवि भी थे और हकीम भी थे। एक मायने में सच्चे कलाकार थे। तो उनके गुण मेरे पिताजी में आए। पिताजी 3 भाई थे, लेकिन तीनों भाइयों में से उनमें ये गुण स्थापित हुए। हमारी माँ भी, माताजी भी बहुत गुणी प्रतिभाशाली थी। उनमें धर्म में आस्था रखने वाली, अपनी परंपराओं को मानने वाली, संस्कारों में को आगे बढ़ाने वाली थी। तो हम, मेरे 3 भाई हैं, 2 बड़े भाई, बीच में मैं, एक छोटा भाई, हम 3-4 परिवार में।
तो हमारे परिवार, क्योंकि संयुक्त, हमेशा ही संयुक्त परिवार रहा, और मेरे दादाजी के गुण मेरे पिताजी में आए, और पिताजी के गुण, वैसे तो सब बहन भाइयों में हमें कुछ ना कुछ ऐसा रहा है, लेकिन लेखन के कार्य में के क्षेत्र में मैंने प्रयास किया और मैं आगे बढ़ी। लेकिन इसमें मैं ये प्रयास मेरा जो रहा, उसमें मेरे परिवार का बहुत साथ रहा है। मेरे पिताजी ने, भाइयों ने, विशेष तौर पर मेरे बड़े भाई ने बहुत मुझे सहयोग दिया, और उस समय की जो पारिवारिक परिस्थितियां थी उसका भी लेखन में बहुत योगदान रहा है। जब हम अपने, जो मेरा समय था, क्योंकि बरसों पहले की ये बात है, एक युग बीतने वाली बात है, तो उस समय का समाज भी, क्योंकि अधिकतर लोग जो जहाँ हम रहते थे वो विस्थापित होकर ही आए थे, लेकिन उनमें वो भी संयुक्त परिवार में रहते थे, लेकिन एक बात थी कि सब मिलजुल कर रहते थे, भेदभाव नहीं, प्यार की भावना थी, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते थे। लेकिन जहाँ तक जो ये सामाजिक परिवेश तो मिला, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें भी उस समय के समाज में भी जो थी, जाति भेद भी था उसमें, परंपराओं को तो मानते थे लेकिन रूढ़िवादिता भी थी, क्योंकि उस समय शुरू में आए 50 साल पहले, अभी नारी की शिक्षा के क्षेत्र में उतना बढ़ने आगे नहीं दिया जाता था। शिक्षा थी तो सही, सभी पढ़ते थे, सभी लड़कियां पढ़ती थी, लेकिन इसके साथ कभी वो ये नहीं होता था कि जैसे लड़कों की तरह कि लड़का पढ़ेगा और ये बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा। लड़कियों को शिक्षा दी जाती थी भी, क्योंकि जब तक विवाह नहीं होता है लड़की बैठी है घर में पढ़ती रहे, क्योंकि जागरूकता तो हो गई थी, शिक्षा लड़कियों को शिक्षित करना है, लेकिन इतना कोई लक्ष्य लेकर पढ़ाई नहीं होती थी। और नारी की स्थिति भी बस, जैसे उसमें कोई परिवर्तन तो आया है, बहुत आया है इस क्षेत्र में, लेकिन उस समय भी नारी की स्थिति जो थी, आज भी देखते हैं, जागरूकता आने पर भी वैसी ही परिस्थितियां हैं, वैसी ही बात है, लेकिन परिवर्तन बहुत आया है। तो ऐसे परिवार में, ऐसे समाज में रहते हुए बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत सहयोग मिला, और मेरे लेखन में भी वो बहुत काम आया और सहयोग मिलता रहा मुझे हमेशा। जी। तो ये तो पारिवारिक पृष्ठभूमि की और साहित्य की बहुत सारी बातें आपने हमें बताई, लेकिन एक बड़ी जरूरी बात है जी जो हालांकि समाज में हास्य के उसमें भी ली जाती है, बहुत कम लोग उसका जिक्र करने में शर्माते भी हैं, बताते कम हैं, जी लेकिन सुदर्शन जी, जो मुझे लगता है, जी कोई भी साहित्य के लिए काम करने वाला या किसी भी कला के लिए अगर कोई व्यक्ति काम करता है, चाहे वो पुरुष है चाहे महिला है, जी तो उसमें उसके परिवार का बड़ा योगदान होता है। जी पारिवारिक पृष्ठभूमि का ही नहीं, मतलब जो आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपका, आपके पति पत्नी, वो मतलब पूरा जो सराउंडिंग, इवन जो रिश्तेदार भी हैं, अपनी जी अपनी भूमिका अदा करते हैं। बिल्कुल। तो आपके इस मुकाम पर पहुंचने में आपके परिवार का क्या योगदान आप महसूस करती हैं? बिल्कुल आपने सही बात कही। विवाह से पहले तो मेरे भाई, पिता सबने सहयोग दिया, और मैंने खूब लिखा तब भी, लेकिन विवाह के पश्चात मैं बड़ी खुशकिस्मत थी, क्योंकि मुझे, नहीं तो कई बार ऐसा होता है हम माता पिता के सामने वो काम कर सकते हैं, और मेरा तो उस समय, बहुत समय पहले की बात है कि कई परिवार ऐसे होते थे कि वो अच्छा भी नहीं समझते थे भी लेखन कार्य हो, कोई प्रकाशित हो या रेडियो में प्रसारित हो, कहीं आना जाना, बहुत सारी ऐसी बंदिशें थी जो लगाई जाती थी, लेकिन मैं इस मामले में बड़ी खुशकिस्मत रही। मेरा जब विवाह हुआ तो मेरे पति स्वयं एक साहित्यकार थे, वो जी। आलोचक थे, बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी हुई हैं, डिलीट भी किया, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो रीडर भी रहे थे। तो उनका, और
पूरा परिवार शिक्षित परिवार इनका रहा। बहनें भी शिक्षित, भाई भी शिक्षित, यानी पूरा परिवार समाज के कार्यों में भी जुड़ा हुआ था और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष तौर पर पूरा परिवार जुड़ा हुआ था। उन्होंने यहाँ हमारे नगर में शिक्षा की ज्योति जलाई जैसे समझिए, क्योंकि विभाजन के बाद जो बन्नू, कोहाट, पेशावर से जो लोग आए हुए थे यहाँ, तो शिक्षा का कोई ऐसा प्रबंध नहीं था। बहुत छोटी जगह पर 10th तक स्कूल था, आगे आगे कैसे करें। लेकिन हम इस परिवार ने एक ऐसी संस्था बनाई थी जिसमें उनको शिक्षित किया। उस समय में वो रतन भूषण प्रभाकर होती थी, बीए कर ली, एमए। तो उन्होंने सारे परिवार ने मिलकर, विशेष तौर पर मेरे पति, उनकी बहन, वो और मेरे पति के बड़े भैया, तो उन्होंने, उनके सहयोग से ये काम चलता रहा और बहुत अच्छा रहा। लोग आज भी उन्हें गुरुजी के नाम से जानते हैं और विशेष सम्मान देते हैं। तो ऐसे परिवार में आने से मुझे लेखन कार्य मेरा रुका नहीं, क्योंकि मुझे सहयोग मिला। मेरे पति ने हमेशा मुझे सहयोग दिया। जब भी मैं लिखना चाहूँ, उनकी ओर से कोई इनकार नहीं था, चाहे वो काम भी करना पड़े उन्हें। मैं अगर लिख रही हूँ तो मुझे कभी ये नहीं कहा कि आप ये काम कीजिए। और सबसे बड़ी बात ये कि वो मेरे पहले पाठक हुआ करते थे। उन्होंने हमेशा मेरी रचना को सुना। जहाँ भी महसूस किया संदेश ठीक नहीं जा रहा है, तो उन्होंने मुझे गाइड किया। उनकी हमेशा ये रहती थी कि कोई भी कहानी, कोई भी ऐसी चीज़ है, उसमें सकारात्मक सोच होनी चाहिए। एक ऐसा संदेश जाना चाहिए समाज में कि ये नहीं कि कहानी लिखी, क्योंकि कहानी या कविता जो कुछ भी है, उपन्यास, वो केवल मनोरंजन के लिए नहीं है। उसमें लोगों को कुछ मिले, सोच, अच्छी सोच मिले, अच्छा संदेश जाए। तो वो हमेशा मुझे रास्ता दिखाते थे। इसके साथ मेरा काम सिर्फ ये होता था कि मैंने लिखा और उसके प्रकाशन की, पुस्तकें कहाँ प्रकाशित करवानी है, प्रूफ पढ़ना है, पूरा सहयोग मिला मुझे। और परिवार, वो तो लिखते ही थे, लेकिन इसके साथ साथ उनकी छोटी बहन, मुझसे तो बड़ी हैं वो, राजकर्णी अरोड़ा, वो आर्य समाज से जुड़ी हुई हैं, विदुषी हैं, अच्छी वक्ता हैं। आर्य समाज में पूरे देश में उनका नाम है, जहाँ जहाँ जाती हैं वो भाषण देती हैं। उनका से वो स्वयं भी एक कवित्री भी हैं, कहानीकार भी हैं। पति मेरे डॉक्टर मोहनलाल रत्नाकर, उनका देहांत जल्दी हो गया। उनकी बहन ने बहुत सहयोग दिया हमेशा मुझे। जब भी मुझे कोई कठिनाई हुई, वो मेरा साथ देती रही हैं। तो ऐसे परिवार में फिर आगे मेरे बच्चे भी जो हैं, उनमें भी ये प्रतिभा है। विशेष तौर पर बड़ा बेटा जो है सुकांत रत्नाकर, दूसरा सुप्रभात रत्नाकर है। दोनों में प्रतिभा तो थी, लेकिन उसने प्रतिभा होने पर एक प्रयास किया और प्रयास करने से लेखन कार्य उसे, उसकी इंग्लिश में लिखता है, 3-4 पुस्तकें आ गई हैं। मेरा पोता संभव रत्नाकर, उसने 14 वर्ष की आयु में उपन्यास लिखा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बधाई आपको। धन्यवाद। तो मुझे अच्छा लगता है। दूसरे भी पोता पोती शिवांशी, सात्विक, उनमें भी ये प्रतिभा है, कलाकार हैं अपनी तरफ से। तो मैं बड़ी खुशकिस्मत समझती हूँ कि ऐसे परिवार में मैं आई और आगे भी मेरा परिवार भी इसी तरह से बना। ये ईश्वर की अनुकंपा है मुझ पर। तो आपके लेखन के ऊपर भी उसका असर आया होगा, आपके व्यक्तित्व के ऊपर और रचना संसार के ऊपर उसका बराबर असर रहा होगा। थोड़ी सी जानकारी हमें दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, उसका प्रभाव, क्योंकि जो हमेशा ये है कि साहित्य समाज का दर्पण है। लेखक वही लिखता है जो वो समाज में देखता है। जैसी परिस्थितियां हैं, जिस परिवेश में रहता है, उसकी कलम उसी ओर ही चलती है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैंने
देखा समाज में वही बात है कि नारी विशेष तौर पर, मैंने जो मेरा आरंभ का लेखन है वो सभी यानी बच्चों पर भी था, दलित वर्ग पर भी था, नारी पर भी था, और बहुत सारे ऐसे बातें जो उस समय देखा करती थी उसको अपने लेखन में लिया है मैंने। लेकिन विशेष तौर पर मैंने तब भी देखा, मैंने इससे पहले भी आपसे कहा कि सामाजिक परिस्थितियां ऐसी थी कि नारी की जो स्थिति थी, अच्छे परिवारों में भी ऐसी बहुत सारी बातें हो जाती थी, या उनकी वही जो कई शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी, कईयों को बेसिक शिक्षा भी नहीं, स्कूल नहीं भी भेजते थे, ऐसी बात नहीं है, या पढ़ लिख कर, या जाति भेद उस समय भी बहुत था। अपने धर्म की बात तो और है, एक जाति से दूसरी जाति में विवाह नहीं होता, या भेदभाव रखा जाता था, ऊंच नीच का भेदभाव था। तो ऐसी परिस्थितियों को देखकर और जो नारी की मनोदशा थी उसको देखते हुए उस समय अपनी आयु के अनुसार मैंने उन परिस्थितियों से बहुत कुछ लिया और बहुत कुछ मैंने अपने लेखन में लिखा है उसे। जी। मैम, कोई ऐसी रचना, कविता या हाइकू जो इसी बात के ऊपर, इसी परिदृश्य को लेकर के आपने लिखी और हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें? विशेष तौर पर कविता में मैं प्रकृति का आनंद ज़्यादा लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी लगती है प्रकृति, उसके सानिध्य में रहना। तो मेरे लेखन में कहीं न कहीं प्रकृति की ज़रूर आती है। तो कुछ हाइकू मैं आपको बताती हूँ। फुनकी पर चहकती चिड़िया हुआ सवेरा, फुनकी पर चहकती चिड़िया हुआ सवेरा, सरसों खिली खिलखिलाई धरा बसंत आया, सूर्य उगता मन को मोह लेता, सूर्य उगता मन को मोह लेता, ऊर्जा है देता, भली लगती पत्तियों पर ओस, भली लगती पत्तियों पर ओस, चमके मोती, कलियों के हैं घूंघट मुंह पर, कलियों के हैं घूंघट मुंह पर, खिल जाने दो, छाई घटाएं गगन आंगन में, छाई घटाएं गगन आंगन में, बरसी बूंदें। कोई ऐसी घटना जिसका आप स्मरण हमेशा रखती हो जिसको, और उसके बारे में आपको ऐसा लगता हो कि उस घटना के बाद आपका जीवन परिवर्तित हो गया, खासतौर से साहित्यिक दृष्टि से? एक ऐसी घटना मेरे साथ नहीं, यानी मैंने देखी उसको, कि हमारे पड़ोस में ही एक अच्छी भली औरत रहती थी, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां आई कि पति ने, क्योंकि वह शिक्षित नहीं थी, पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं थी, और उनके पति कमिश्नर थे, अब वो उच्च पद पर थे और पत्नी अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, वो उनको साथ भी नहीं ले जाते थे, वो अलग रहते थे और वो संयुक्त परिवार में सबके साथ रहती थी। लेकिन कुछ ऐसा आगे हुआ कि वो जब तक तो वो अच्छी रही तब तक तो जीवन चलाती रही, लेकिन वृद्धावस्था में आकर उसकी स्थिति दयनीय हो गई, कोई उसको देखभाल करने वाला नहीं था, तो वो चल फिर भी नहीं सकती थी, हाथों के बल से वो खिसकती हुई सड़क पर जाती थी, कुछ लेना है या करना है, और इसके साथ वो उनको कोई ना कोई सहायता कर देता था। तो उनकी ऐसी दशा को देखकर मेरा मन बड़ा द्रवित हुआ। मैंने कुछ ऐसा निश्चय किया कि क्यों ना मैं ऐसे लोगों के जीवन को अपने साहित्य में उतारूं, जिससे समाज में ये एक दिशा मिले समाज को, कि अगर कोई व्यक्ति एक अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभाता है, जिससे विवाह किया उसको नहीं अपनाता है, तो उसकी स्थिति कैसी हो जाती है, दयनीय स्थिति हो जाती है, कोई उसको देखने वाला नहीं होता। तो ऐसे लोगों पर कुछ तो पढ़कर प्रभाव पड़े कि नहीं,
ये ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है, हम क्यों ऐसा करते हैं। इसी तरह से एक और उसने भी मुझे बहुत प्रभावित किया। मैं यात्रा कर रही थी, तो यात्रा के दौरान मेरी सीट के दूसरी सामने की सीट पर एक और महिला थी, बहुत सम्भ्रांत परिवार से दिखाई दे रही थी, अच्छा उनका पहनावा और सब था। मैं क्योंकि रात का सफ़र था और मैं कुछ पढ़ते पढ़ते लिखने लगी, तो उन्होंने वैसे ही पूछ लिया। तो मैं उन्हें पता चला कि मैं लिखती हूँ, लेखिका हूँ। तो उन्होंने कहा, मैं आपको अपने जीवन की बात बताती हूँ, आप मेरी कहानी लिखिए। उन्होंने भी कुछ ऐसे ही बात बताई। अच्छे परिवार और सम्भ्रांत परिवार की थी वो, लेकिन उनकी स्थिति भी, हालांकि वो पढ़ी लिखी भी थी, लेकिन उनको भी ऐसा, नारी की जो स्थिति एक समाज में जो मानी जाती है कि नारी अर्धांगिनी है, लेकिन पति अर्धांगिनी नहीं मानता, शिक्षित होने पर भी प्रताड़ित करता है, वो शोषित होती है और यहाँ तक कि पति हाथ भी उठा लेता है। तो उसका मन इतना दुखी था, इतनी वो प्रताड़ित होने के बाद अपने अपने मन के भावों का, उद्गारों को बताने के लिए भी डर रही थी कि कहीं मेरे साथ कुछ ऐसा ना हो जाए। तो इन दो घटनाओं ने मुझे बहुत प्रभावित किया और मैंने ये निश्चय किया कि मैं ऐसे लोगों के बारे में अवश्य लिखूंगी, यानी विशेष तौर पर नारी संबंधी उनकी समस्याओं को लेकर, और उसका साथ साथ कुछ न कुछ ऐसा सुझाव, कहानी के अनुसार सुझाव भी देने का प्रयत्न करूं, जिससे उनके जीवन में, या पाठक पढ़ें, उनको कुछ पता चले और वो इसके बारे में सोचें, उनको कोई राह सूझे, कोई दिशा मिले। इस तरह से मैंने बहुत सारे विषयों में, मेरे विविध विषय होते थे, लेकिन उसके पश्चात मैंने नारी विमर्श पर अधिक लिखना शुरू कर दिया, उनकी समस्याओं को लेकर ज़्यादा कर दिया। जी, लेकिन एक प्रश्न यहाँ थोड़ा सा विषय से हट करके है, पर जरूरी भी है। जो बात अभी आपने जिक्र की, आपने लिखा है और भी बहुत सारे लेखकों ने जी इस विषय को चुना है और इसके ऊपर लिखा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको भी लगता होगा, मुझे भी लगता है कि जी समाज में सुधार नहीं है। बिल्कुल। मैं बता रही हूँ आपको, जो समाज मैंने आज से 50 वर्ष पहले देखा था, उस समाज में परिवर्तन तो क्या, बहुत कमियां ज़्यादा आ गई हैं। जो परिवर्तन आने चाहिए थे, स्वतंत्रता के बाद हमारा देश उन्नत हो रहा था, विकास की ओर बढ़ रहा था, तो उसके अनुसार नारी की स्थिति में भी कुछ सुधार होना चाहिए था। हुआ है, ये नहीं मैं कहती कि हुआ नहीं है, लेकिन आज भी हम देखते हैं परिस्थितियां वैसी की वैसी हैं, ऐसा कुछ सुधार नहीं आया। कोई वही रूढ़िवादिता है, वही जातिवाद है, वही नारी को प्रताड़ित किया जाता है, उसको दोयम दर्जे का माना जाता है। अभी भी कुछ कुछ है, अपवाद को छोड़कर, ऐसा मैं नहीं कहती हूँ। अब मैं जिस परिवार से संबंध रखती हूँ, नारी की बड़ी इज्जत होती है, घर में विवाह से पूर्व भी लड़कियों को अधिक सम्मान दिया जाता है लड़कों से। ससुराल में आई, यहाँ भी ऐसा है, लेकिन ये अपवाद हैं। मेरे जैसे और भी हैं बहुत सारे, लेकिन उसका प्रतिशत बहुत कम है। अभी भी आम समाज में, आम लोगों के घरों में नारी की वो स्थिति अभी भी नहीं सुधरी है। उसको कोई अधिकार नहीं है वो अपने मन से करे, मन से कहीं जाए, मन से कुछ संबंध रखे। उसको वो पूछना ही पड़ता है, मैं ऐसा कर लूं, क्यों नहीं, क्या क्या पुरुष वर्ग में, मैं पुरुषों के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन क्या पुरुष ऐसा छोटे छोटे काम करने के लिए पत्नी से पूछते हैं। अपवाद हर जगह हैं और होते हैं, पहले भी थे, अब भी हैं, होते भी रहेंगे। लेकिन जहाँ तक उसका प्रतिशत बढ़ने की बात है कि आम नारी आगे बढ़े, उसको अधिकार मिले या अपने अधिकारों के बारे में जाने, वो भी अपने सुधार, यानी अपने लिए भी कुछ करे, वो भी क्यों दब कर रहे। पहले भी दबती थी, आज भी दबी है।
दबने वो स्वतंत्रता से मेरा अभिप्राय ये नहीं कि नारी उच्च श्रृंखल हो जाए, वो भी गलत है कि आज स्वतंत्रता मिली, घर में समाज में उनको पर कोई बंधन नहीं तो वो उच्च श्रृंखल हो जाए, ऐसा भी नहीं है। उसको अपने संयम में, अपनी सीमाओं में रहकर स्वतंत्रता को लेना है, अपने अधिकारों को पहचानना है। जी। जी मैं नहीं, आपकी बात से ही एक प्रश्न मुझे ध्यान में आया, और जी जहां तक मैं समझता हूँ आप सहमत भी होंगी इस बात से कि जी पुरुषों की तो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं है, निश्चित है। मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ कि इस कार्य में या महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार में, समस्याओं में पुरुष जिम्मेदार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे समाज में महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचारों में महिलाओं का भी योगदान रहता है। तो मैं ये जानना चाहता था कि क्या मतलब हम लेखकों को या साहित्यकारों को इस बात को नहीं उठाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल उठाना चाहिए। आज हम जो एक समस्या जो पहले नहीं थी, पहले ऐसा नहीं था, ये ठीक है, पहले के समाज में जो सास हुआ करती थी वो बहुओं पर अधिकार रखती थी, कड़ा अनुशासन रखती थी, लेकिन वो घर के कामों में कुछ नियम बनाए होते थे, जिन नियमों को पूरा करना है उन्होंने यह करना। लेकिन आज, पहले कोई दहेज समस्या नहीं थी, दहेज प्रथा नहीं, दहेज दिया जाता था जितना कोई अपने माता पिता अपने बेटियों को जो दे सकते थे अपनी हैसियत के अनुसार वो देते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समाज शिक्षित होता गया, समाज आगे बढ़ता गया, उसकी भौतिक बात में वो बहता गया और उसकी आवश्यकताएं बहुत बढ़ती गईं, तो उन उसी तरह से उसके लालच आ गया और उसको एक रास्ता ये मिला कि क्योंकि बेटा, जिसके बेटे हैं वो समाज में उसका स्थान ऊंचा है। लड़कियों का हमेशा ही ये रहा कि हम तो लड़की वाले हैं, जबकि लड़की वाले क्यों क्यों लड़की वाले हैं, लड़की वाले कम नहीं हैं, लड़की देते हैं आपको, दान दान नहीं देते, एक आपको सहयोग देते हैं, आगे आपका घर परिवार वंश चलाने के लिए देते हैं, ये तो एहसान मानना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे इस बात को किसी ने नहीं समझा और दहेज प्रथा आ गई, और उसमें पति शायद इतना कम कहते होंगे, आप ठीक कहते हैं, नारी ही ज्यादा कहती है। सास कहेगी, ननद कहेगी, ये चीज नहीं आई, ये नहीं आई, ये कम आ गया, और इसी तरह से वो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें नारी ही नारी की दुश्मन बन जाती है, यहाँ ये है। लेकिन हाँ, लेखक का भी ये कर्तव्य है कि जहाँ हम अगर हमने दहेज प्रथा के जो कुप्रथा है उस पर हमने अगर कुछ लिखा है कि उसने उसको जलाया गया या सारा दोष हम उसको दे दें, लेकिन उसके साथ साथ लेखक, मैंने ऐसी बहुत सी कहानियाँ लिखी भी हैं, रचनाएं हैं मेरी, जिसमें ये है कि घर की स्त्रियों ने जो ये प्रश्न उठाया है उसको लेकर ये समस्या उठाई है और उसका समाधान भी दिया है। तो लेखक का अगर सभी लेखक करते हैं कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं है, कई लेखक लिखते हैं जो नारी विमर्श को लेकर करती हैं, तो ये जब पाठक पढ़ेंगे, एक समस्या है जब पाठकों के सामने जाएगी तो उसमें कुछ सोच जी। तो बढ़ेगी उनकी। तो मैम, हमें कुछ एक दो कविता आप सुना दीजिए, फिर साहित्य में आगे बढ़ेंगे और बातें करेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल। कविता का शीर्षक है पर कब तक। युगों युगों से तुम्हारी दे पीड़ा प्रताड़ना तिरस्कार अवहेलना प्रसाद की तरह ग्रहण करती आ रही है। युगों युगों से तुम्हारी दी पीड़ा प्रताड़ना तिरस्कार अवहेलना प्रसाद की तरह ग्रहण करती आ रही हूँ। आंचल पसारे संभाल लेती हूँ, आंचल पसारे संभाल लेती हूँ तुम्हारे दिए उपहार सब, पर तुम ही बताओ कब तक। तुम चाह कर भी बदल नहीं पाते हो, तुम चाह कर भी बदल नहीं पाते हो, बीज रूप में पनपते रहते हैं तुम्हारे अहम भीतर ही भीतर। और मैं धरती बन सहती रहती हूँ सब, और मैं धरती बन सहती रहती हूँ सब तक, सब तुम ही बताओ पर कब तक।
तुमने जिस सांचे में ढाला मैं ढलती गई। तुमने जिस सांचे में ढाला मैं ढलती गई, कठपुतली बन इशारों पर नाचती रही। तुमने जिस सांचे में ढाला मैं ढलती गई, कठपुतली बन इशारों पर नाचती रही। तुमने जो कुछ कहा मैं मानती गई। तुमने जो कुछ कहा मैं मानती गई। मिटाकर स्वयं को तुम्हारे सपने सजाती रही सब। मिटाकर स्वयं को तुम्हारे सपने सजाती रही सब। तुम ही बताओ पर कब तक, तुम ही बताओ पर कब तक। मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ, बहन हूँ, बेटी हूँ, सहचरी हूँ तुम्हारी। मैं माँ हूँ, बहन हूँ, बेटी हूँ, सहचरी हूँ तुम्हारी। सोचो तो मेरे बिना क्या अस्तित्व है तुम्हारा। सोचो तो मेरे बिना क्या अस्तित्व है तुम्हारा। फिर भी करते हो शोषण, फिर भी करते हो शोषण, फिर भी करते हो प्रताड़ित मुझे। फिर भी करते हो शोषण, फिर भी करते हो प्रताड़ित मुझे। विष के घूंट पीती हूँ, विष के घूंट पीती हूँ, सहती हूँ तुम्हारी दी वेदनाएं सब। तुम ही बताओ पर कब तक। मैं औरत थी, मैं औरत थी, औरत ही बनी रही हमेशा। मैं औरत थी, औरत ही बनी रही हमेशा। मेरी अंतर्वेदना को तुम क्या समझोगे, मेरी अंतर्वेदना को तुम क्या समझोगे। जब मैं अपने ही घर, जब मैं अपने ही घर अपनों के बीच में भी नहीं होती सुरक्षित। तार तार होती मेरी आबरू, तार तार होती मेरी आबरू। जार जार रोती मैं, किसे दिखाऊं अपने आंसू, किसे दिखाऊं अपने आंसू। तुम तो देख नहीं पाते हो, किसे दिखाऊं अपने आंसू। तुम तो देख नहीं पाते हो और मुझसे आशा करते हो, और मुझसे आशा करते हो मैं चुप रहूं, मैं चुप रहूं और सहूं, मैं चुप रहूं और सहूं सब। तुम ही बताओ पर कब तक, तुम ही बताओ पर कब तक। चलो समझौता करते हैं एक, चलो समझौता करते हैं एक। तुम पहाड़ की नाई जीते रहो। चलो समझौता करते हैं एक, तुम पहाड़ की नाई जीते रहो सिर उठाकर। तुम पहाड़ की नाई जीते रहो सिर उठाकर बेशक। पर मुझे बहने दो, पर मुझे बहने दो नदी की तरह, पर मुझे बहने दो नदी की तरह अपनी बनाई राह पर। मुझे बहने दो नदी की तरह अपनी बनाई राह पर। मैं पार कर लूंगी बाधाएं, मैं पार कर लूंगी बाधाएं। कंकड़ पत्थर समेट लूंगी सब। मैं कर सकती हूँ समर्पण भी, मैं कर सकती हूँ समर्पण भी। पर बना रहेगा मेरा अस्तित्व, मेरी अस्मिता जब तक, जब तक। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।